मीमांसा पीसीएस में आपका स्वागत है। ये जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज है G20 2023 की। ठीक है, यानी अभी हाल ही में जब भारत के दिल्ली में G20 का समिट हुआ था 2023 में, ये उसकी इमेज है। और ये दिल्ली के राजघाट में जो भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनकी समाधि की ये इमेज है। ऐसा दृश्य आपको सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकता है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब ये इमेज मैं क्यों दिखा रहा हूँ उसके पीछे कारण है ये न्यूज़ है ये कल की। और न्यूज़ में दिया गया है भारत यूरोप कॉरिडोर के लिए फ्रांस ने दूत नियुक्त किया। और ये दूत जो होगा 2 माह तक जो भारत और यूरोप कॉरिडोर के में जो हस्ताक्षर करे हैं देशों, उनके साथ क्या करेगा, मीटिंग करेगा। मीटिंग करने के पश्चात जो ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत की जाएगी। अब ये जो न्यूज़ है अभी क्यों आई है, इसके पीछे कारण क्या है वो समझ जाइए। ठीक है, आप ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है यूक्रेन और रसिया की। यहाँ पर 2020-21 से विवाद चल रहा है, यानी युद्ध हो रहा है। ठीक है, उसके पश्चात क्या हुआ है, पैलेस्टीनी और इजराइल के मध्य में विवाद शुरू हुआ, यानी संघर्ष शुरू हुआ। और ये है रेड सी में अभी कुछ ही महीने पहले जो लाल हूती विद्रोही हैं, जो रेड सी में एक हूती विद्रोही ने वहाँ के जहाज़ों को लूट लिया। ठीक है, अब ये 3 घटना घटी। उससे घटने से क्या हुआ कि जो विश्व का व्यापार है, ठीक है, उसकी जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें बाधा उत्पन्न हो गई। बाधा उत्पन्न क्यों हुई कि ये जितनी भी चीज़ हो रही है ये मध्य पश्चिम एशिया में हो रही है। और मध्य पश्चिम एशिया में ही स्वेज नहर है, लाल सागर है। ठीक है, वहीं से ही जहाज जाते हैं जो आयात निर्यात का एक रास्ता है। ठीक है, तो ये घटना होने से जो विश्व का व्यापार है वो अवरुद्ध हो गया। और ऐसा माना गया है कि अगर मान लो 75 किसी वस्तु की कीमत है तो वो 200 उसकी कीमत हो चुकी है। कीमत क्यों बढ़ी ऐसा देखना, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण है कि देखना, ये जो रूट है यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक रास्ता है। ठीक है, जो छोटा रास्ता है। अब यहाँ पे तो घटना घट चुकी है, ऐसे लाल हूती विद्रोह हुए हैं। ठीक है, फिर ये रसियन और अपना यूक्रेन युद्ध हुआ, पैलेस्टीनी इजराइल युद्ध हुआ। तो इसके लिए यहाँ से जहाज़ ना जाते हुए ये जो भारत दक्षिण अफ्रीका से यहाँ से भारत ये जहाज़ जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो ट्रांसपोर्ट यातायात है उसकी दूरी बढ़ गई है। जब ट्रांसपोर्ट यातायात दूरी बढ़ गई है तो सिंपल सी बात है कि जो उसका जो ट्रांसपोर्ट लागत है उसमें भी वृद्धि हो चुकी है। जब ट्रांसपोर्ट लागत में वृद्धि हो चुकी है तो जो वस्तु की कीमत है उसमें वृद्धि हो चुकी है। और कीमत वृद्धि होने से जो महंगाई में वृद्धि हो गई है। तो इस प्रकार से एक ये सीक्वेंस चलता रहता है। इसीलिए वर्तमान में देखा गया है कि अगर भारत और यूरोप कॉरिडोर बन जाता है, जो G20 समिट में इसकी महत्वाकांक्षा पक्की हुई थी। ठीक है, अगर ये बन जाता है तो ऐसी घटना घटती भी है। कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, मध्य एशिया वाली। तो इसमें इस रूट के लिए कोई तनाव उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इस बारे में चर्चा करेंगे आज। अब देख लिए आगे। आपको देखना है कि ये जो घटना है आपको पढ़ना की जरूरी है कि आपका जो MPPSC का सिलेबस है उसमें मेंशन है अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटना। ठीक है, इसलिए ये डायरेक्ट आपके जो PT का सिलेबस है उससे ये कनेक्ट है। इसमें समझेंगे चर्चा में क्यों है, बता चुका हूँ आपको मैं। IMEC इंडियन मिडल ईस्ट कॉरिडोर परियोजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके महत्व क्या है। PT फैक्ट और IAS PCS में इस पार्ट से इतने क्वेश्चन आ चुके हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच कीजिए। ये है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ठीक है, ये है अपना प्यारा भारत, ये मुंबई। ठीक है, मुंबई से जहाज के द्वारा कहाँ जाएगा, वो जाएगा UAE। ठीक है, फिर UAE के बाद ट्रेन रूट होगा और ट्रेन रूट से जाएगा, ये आपका सऊदी अरब है, ये आपका जॉर्डन है और ये आपका इजराइल है और ये आपका आ गया भूमध्य सागर। ये इटली आ गया, इटली के बाद आ गया फ्रांस, फ्रांस के बाद आ गया
जर्मनी। ठीक है, यानी कि ये रूट रहेगा, इसी को बोला गया भारत यूरोप कॉरिडोर। हुआ क्लियर? ये जो कॉरिडोर है भारत के लिए लाभदायक क्यों है वो समझ जाइए। अगर देखना, ये जर्मनी है और ये भारत है, अगर भारत जर्मनी से सामान भेजता है या भारत वहाँ भेजता है तो आपको अभी 36 दिन लगते हैं। अगर अभी जब कॉरिडोर बना नहीं है तो अगर आप यहाँ से जाओगे, यहाँ से लाल सागर होते जाओगे, यहाँ जाओगे ऐसा, तो आपको अभी 36 दिन लगता है भारत को वस्तु भेजने में जर्मनी। परंतु अगर ये जो रूट है, ये कॉरिडोर जो भारत सॉरी एक मिनट, ये जो रूट है आपका भारत यूरोप, अगर ये बन जाता है तो ये जो 36 दिन है उसमें 14 दिन की कमी आ जाएगी। यानी कि सीधे सीधे आपका जो यातायात है उसका जो यातायात का जो आवागमन का जो रास्ता है वो 40% कमी जाएगी। और ये 40% जो कमी आएगी उससे क्या होगा, अगर आपका जो व्यापारिक मार्ग छोटा हो चुका है तो उसमें लागत कम लगी। लागत जब कम लगी तो जो वस्तु गई उसकी वस्तु की कीमत कम होगी, और जब वस्तु की कीमत कम होगी तो जो भारत की वस्तु है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मांग बढ़ेगी, क्योंकि वस्तु की कीमत कम है इसलिए वो अदर देशों के जो वस्तु से कॉम्पीट कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। हुआ क्लियर? ठीक है, अब समझते हैं आगे ये क्या था। अब ये देखिए परियोजना क्या है। ठीक है, ये परियोजना क्या है, एक तो रेल और शिप वाली परियोजना है। पहले जहाज से जाएंगे यूएई, फिर ट्रेन के रूट से जाएंगे सऊदी अरब से जॉर्डन, जॉर्डन से इज़राइल, फिर जहाज के द्वारा जाएंगे इटली, इटली से जाएंगे कहाँ पर, फ्रांस, फ्रांस से जर्मनी। ठीक है, इस गलियारा में दो गलियारा में, एक गलियारा है पूर्वी गलियारा और एक गलियारा है उत्तरी गलियारा। जो पूर्वी गलियारा है उसमें भारत अरब की खाड़ी से जोड़ता है, और जो उत्तरी गलियारा है वो खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। हुआ क्लियर? ठीक है, इसके में कुछ और चीज़ शामिल की गई है इस कॉरिडोर में। एक है बिजली केबल, इसमें शामिल किया गया है, हाइड्रोजन पाइपलाइन शामिल किया गया है, और हाई स्पीड डेटा इसमें केबल भी शामिल किया गया है। तो ये चीज़ है आपका भारत यूरोप कॉरिडोर। ठीक है, अब इसमें जो आप देखना कि इसमें जहाज शिपिंग हो रही है, ट्रेन शिपिंग। ठीक है, तो आप देखना कि जहाँ जहाँ जो जहाज होगा वो जाएगा वहाँ पे क्या होगा, बंदरगाह मिलेंगे। तो इसमें बहुत से बंदरगाह मिलेंगे, परंतु आपको एक बंदरगाह याद रखना है, वो है इज़राइल का बंदरगाह जिसका नाम है हाइफा बंदरगाह। जो ये बंदरगाह है इसलिए आपको याद रखना है कि आप देखना कि अभी बीच में इज़राइल और पैलेस्टीन विवाद शुरू हुआ था। ठीक है, इज़राइल और जो जॉर्डन है इस कॉरिडोर में जिसने हस्ताक्षर करे देशों ने उसमें शामिल नहीं है, परंतु हस्ताक्षर शामिल नहीं करें, हस्ताक्षर में शामिल नहीं हुए हैं, परंतु ये इस परियोजना के भाग जरूर हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइफा बंदरगाह, जो हाइफा बंदरगाह है ये किस देश में है, तो ये आपके एग्जाम के लिए आईएमपी हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है चीन ने एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, एक परियोजना लाया था, जैसे कि मान लो ये आपका यूरोप है, ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, और ये अपना चीन है। तो यहाँ से चीन से यूरोप के लिए एक कनेक्टिविटी के लिए एक लाया था, उसको बोला गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा गया था। उसका ये विकल्प के तौर पर प्रदान किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। दूसरा उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास करना, ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा देना, ठीक है, और व्यापार को बढ़ावा देना, इसका दूसरा उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य कौन सा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करना, और ये भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब चलते नेक्स्ट। अब इससे ये योजना से भारत को लाभ क्या होगा, ठीक है, तो तीन लाभ होंगे, एक होगा आर्थिक, एक होगा राजनीतिक और एक होगा भौगोलिक। जो भारत के लाभ होंगे आर्थिक लाभ, उसका क्या मतलब है, ठीक है, तो भारत का बाजार
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है, जो रूट है उसमें 40% की कमी आ चुकी है, तो जो आयात निर्यात का जो रास्ता है वो छोटा हो चुका है। छोटा हो चुका है तो उसकी लागत में कमी आएगी, जो वस्तु निर्यात होगी उस वस्तु में कमी आएगी। तो वस्तु में जब कमी आएगी तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वस्तुओं के साथ कॉम्पीट कर पाएगा, तो इसलिए भारत का बाजार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वृद्धि होगी। दूसरा है खाद्य सुरक्षा। अगर 40% कमी आ चुकी है रूट में, सिंपल सी बात है, वस्तु जल्दी पहुंच जाएगी, खाद्य सुरक्षा को इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता। जब रूट में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि आर्थिक स्थिरता उत्पन्न होगी। ठीक है। क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला। अब जैसे लाल हूथी विद्रोह हुए हैं, ठीक है, सुएज कैनाल है, यहाँ सब घटना घटती रहती, परंतु यहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी जिससे क्या होगा, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध उत्पन्न कभी नहीं आएगा। इसीलिए क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला में वृद्धि होगी। ठीक है। व्यापारिक पहुँच। भारत, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप में व्यापार पहुँच होगा। पर्यावरण जो है इसमें वृद्धि होगी। ठीक है। रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीन हाउस गैस उस समय में कमी आएगी। ठीक है। अब ये राजनीतिक लाभ देख लीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखना, जो भारत है, अमेरिका है, सऊदी अरब है और संयुक्त अमीरात है, यूरोपीय संघ है, इटली है, फ्रांस, जर्मनी है, इन सभी देशों ने इस परियोजना में हस्ताक्षर करे हैं। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है उसके प्रति विश्व स्तर पर प्रासंगिकता कम हो रही है, भारत और यूरोप कॉरिडोर को देखते हुए। भारत यूरोप कॉरिडोर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा। ठीक है। जो इटली है, इटली G7 है उसका देश है। ये पहले वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चीन का प्रोजेक्ट है उसमें शामिल था, परंतु यहाँ पे ये शामिल हो चुका है। नहीं, लग रहा है ऐसा, कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था चीन का, उसकी प्रासंगिकता कम हो रही है किसके अपेक्षा के सामने, जो भारत और यूरोप के कॉरिडोर के सामने। ठीक है। यह भारत को चीन के BRI की तुलना में वैश्विक वाणिज्य एक विकल्प दे रहा है, ये दूसरा। ठीक है। और ये कूटनीतिक भी हो गया है। ठीक है। दूसरा, डिजिटल संचार ऊर्जा नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। ठीक है। भौगोलिक लाभ क्या है इसका? भौगोलिक लाभ है यहाँ भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया से खाड़ी व्यापार मार्ग। ठीक है। पश्चिमी एशिया यूरोप तक व्यापार मार्ग सुनिश्चित करता है। पश्चिमी एशिया में स्थिरता आएगी, यानी जो पश्चिमी एशिया जो देखना वहाँ पर जॉर्डन और इजराइल की आपस में नहीं बनती, परंतु वो इस कॉरिडोर में शामिल हैं। ठीक है। जब शामिल है तो कहीं ना कहीं उनका आर्थिक महत्व होगा। जब उनका आर्थिक महत्व होगा तो वो उनका जो मतभेद है उसमें कमी आएगी। जब कमी आएगी तो उनके विवाद में कमी आएगी, तनाव में कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं उसमें पश्चिमी एशिया में जो स्थिरता बनी हुई है उसमें स्थिरता आएगी, ऐसा इसका मानना है। ठीक है। भारत के इस्लामिक देशों के साथ संबंध मजबूत होंगे। जो पश्चिम एशिया है कॉरिडोर बनेगा, आर्थिक लाभ होगा। भारत के और पश्चिम एशिया के जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनसे मजबूती बनेगी, जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे एक डिप्लोमेसी काम कर रही है। ठीक है। हुआ क्लियर? अब चलते नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है जो इस पार्ट से UPSC में आ चुके हैं, PSC में आ चुके हैं। ठीक है। ये देख लीजिए क्वेश्चन आ चुके हैं। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ये हो गई स्वेज नहर, ये हो गया भूमध्य सागर और ये हो गया रेड सी। और ये जोड़ता किसको है? भूमध्य सागर और रेड सी को जोड़ता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। हार्मुज जल संधि कहाँ पाई जाती है? देखना, ये है हार्मुज जल संधि, ये है गल्फ ऑफ पर्सिया और ये है गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है। तो काला सागर तो है नहीं, अरब सागर भी है नहीं, लाल सागर भी है नहीं, तो बचा बी, फारस की खाड़ी ओमान के बीच में है। ये कौन सी? हार्मुज की जल संधि। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? देखना, जो जॉर्डन देश है, जॉर्डन देश यहाँ पर है, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये वाला क्षेत्र जो जॉर्डन है,
और जॉर्डन के पास में ये कौन सा देश है, ये इज़राइल है। ठीक है, तो यहाँ पर जॉर्डन देश है और जॉर्डन देश जो है एक स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि मतलब ये है वो किसी भी झील, किसी महासागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और ये 2015 के IAS में क्वेश्चन आ चुका है। हिंद महासागर लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ठीक है, तो ये हो गया है लाल सागर, ये हो गया हिंद महासागर, इसको जोड़ता है बाब अल मंदेव जल संधि जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए। तो ये लेक्चर को समाप्त होता है। आपको इसमें कोई डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक्स।